अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़ मौज़मा शबीर आपका खैर मकदम करती हूँ यूथ फोरम के आज के दिलचस्प शुमारे में। नाज़रीन, यूथ फोरम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम मुख्तलिफ मौज़ूआत चुनते हैं और उन पे गुफ्तगू करते हैं। और आज का जो हमारा मौजू है वो रहेगा नीट काउंसलिंग कॉन्सेप्ट्स। ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए नहायत ज़रूरी है जो मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप इस बात से बखूबी वाकिफ है कि नीट एग्जाम क्लियर करना पहला स्टेप है। असल चैलेंजेस तो उसके बाद शुरू होते हैं, यानी काउंसलिंग प्रोसेस, जो कई सारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग प्रोसेस होता है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के जहन में कई सारे सवालात पैदा होते हैं जिनके जवाबात तलाश करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। आइए इनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम इम्तियाज़ हुसैन साहब। आप है एजुकेशन काउंसलर। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे आज के प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच मैम। आपकी चैनल के माध्यम से मैं सबको प्यार भरा सलाम करना चाहता हूँ। जी नाज़रीन, हमारे साथ चंद मेहमानान और मौजूद हैं। आइए इनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मुतरिज़ मीर। आप कर रहे हैं MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग से। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम उमर मजीद सलरू। आप कर रहे हैं MBBS अनंतनाग कॉलेज से। और हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा जिबिल। आप कर रही है MBBS GMC अनंतनाग से। और आखिर में हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा इर्तिजा महराज। आप सब मेहमानान का बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं इम्तियाज़ साहब आपको खुशामद करती हूँ चूँकि आप हमारे मरकजी मेहमान हैं। आपसे शुरुआत में यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये नीट काउंसलिंग प्रोसेस होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। और अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ की जो आवाम है, उनको अवेयरनेस नहीं होती है। तो उनको अवेयर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स या क्या क्या इकदाम आप उठाते हैं? एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं यहाँ पे आया हूँ, आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ जितनी भी सारा काउंसलिंग कॉन्सेप्ट है ये मैं आज आपको क्लियर करना चाहता हूँ, मतलब फर्स्ट स्टेप से टिल के लास्ट स्टेप तक। बिल्कुल। तो पहला स्टेप जब आप नीट क्लियर करते नीट का एग्जाम करते हैं, उसके बाद आपका रिजल्ट जब आता है, रिजल्ट के बाद जो होता है वहां से स्टार्ट होता है काउंसलिंग प्रोसेस। उसके बाद प्रॉपर तरीके से एक नोटिफिकेशन आती है बोपी की तरफ से या MCC की तरफ से। मैं आपको JND के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ फिलहाल। तो एक तो स्टेट कोटा स्टेट काउंसलिंग होती है और दूसरी होती है MCC काउंसलिंग। बच्चों को दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं आपकी और मुतरिज़ साहब। चूंकि आपने नीट एग्ज़ाम जो है 2020 में क्लियर किया एज एन ओपन मेरिट स्टूडेंट, तो हाल ही में आप 3rd ईयर MBBS के स्टूडेंट हैं। तो आपका क्या सवाल रहेगा हमारे एक्सपर्ट के लिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा आपसे सवाल रहेगा कि नीट एज आपको पता है ये बहुत कॉम्पिटिटिव है, तो सब लोग क्लियर कर नहीं पाते हैं। ओके। तो अब जो क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो इंडिया में कौन सी ऐसी बाकी ओपन स्टेट्स हैं जहां जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन मुतरिज़ भाई। ऑलमोस्ट मैं देखता हूँ नियर अराउंड 13 to 14 स्टेट्स है जो ओपन है JND की स्टूडेंट्स के लिए। आई मीन ओपन स्टेट मतलब अदर स्टेट्स जो मान लो, अगर रिलेटेड भी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर हरियाणा है, ये बाकी सभी स्टेट्स के लिए ओपन है। हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, केरला है, UP है और पौंडीचेरी है, तेलंगाना है जिसको हैदराबाद है, तेलंगाना हैदराबाद, ये सारे स्टेट्स ओपन है। तो इन स्टेट्स में जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम अक्सर देखते हैं कि जो ये काउंसलिंग प्रोसेस होता है ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होती है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक प्रोसेस होता है जिसका हर एक स्टेप जो है समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर हम देखेंगे, अगर जो स्टूडेंट्स हैं इन स्टेप्स को समझ लेंगे तो वो अपने मार्क्स और अपनी कैटेगरीज के मुताबिक एक अच्छा कॉलेज जो है वो चुन सकते हैं। आपकी ओर रुख करते हैं उमर साहब। बिल्कुल, आपका क्या सवाल रहेगा हमारे एक्सपर्ट के लिए? जी, मेरा इम्तियाज साहब से सवाल रहेगा कि जैसे इन्होंने कहा कि नीट काउंसलिंग के बाद एक स्टूडेंट के पास दो ऑप्शंस रहते हैं, एक रहता है MCC के थ्रू, एक रहता है बोपी के थ्रू। तो अब जो मतलब कौन से स्टूडेंट्स हैं, मतलब क्या एक स्टूडेंट को दोनों काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहिए या ये डिपेंड करता है मार्क्स पे? जैसे कि कोई 690 प्लस 700 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहा है तो वो किस काउंसलिंग में प्रेफर करे जाना?
मतलब ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाए या अपनी स्टेट States, कोटा के थ्रू जाए? जी, मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि क्या करना चाहिए। जो भी बच्चा 690 से अबो जो भी है, उनको एमसीसी में जाके अप्लाई करना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है कि हर कोई मैं भी खुद चाहता हूं, पर्सनली मेरी ये फीलिंग है कि अगर मतलब यहाँ से जितने भी बच्चे, चाहे ऑल इंडिया के 15% है सीट्स या यहाँ के 85 स्टेट कोटा के 85 सीट्स है, ठीक है, वो भी कहाँ के स्टूडेंट्स, उनमें भी ऑल इंडिया से स्टूडेंट, कश्मीर के ही स्टूडेंट्स वहां पे भी ऑप्ट करे। मान लो अगर लेट इट बी 690 अगर बच्चा जो है वो आपको ऑल इंडिया कोटा से जो भी सिक्किमज है या जीएमसी श्रीनगर है, अगर उनको वहां से ये मिला, तो बाकी जो नीचे वाले जो पॉइंट्स जो बच्चे हैं ना, तो उनको कम से कम सीट्स रिजर्व हो जाएंगी स्टेट कोटा में। किन के लिए? उन बच्चों के लिए। बेसिकली काउंसलिंग प्रोसेस जो है ना, बड़ा एक आसान सा प्रोसेस है, बट ये है कि हमने ना मतलब माइंड में ऐसा फोबिया बनाया कि डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बट थोड़ा समझना चाहिए उनको पहले। बिल्कुल, स्टूडेंट्स के दिमाग में कई सारे कंफ्यूजन्स होते हैं कि कितनी कैटेगरीज हैं या किस रैंक पे कौन सी सीट मिल सकती है। इसके अलावा स्टेट कोटा या ऑल इंडिया कोटा जो उसका क्या सिस्टम रहता है। अगर हम आपकी ओर रुख करेंगे जिबिल साहिबा, तो आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि हमने ये सारी बात की कि प्रोग्राम के आगाज में हमने बात की कि स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इसके रिलेटेड। क्या जब आपने नीट एग्जाम क्लियर किया था तो काउंसलिंग प्रोसेस में आपको क्या दिक्कत है जिसको आपको देखना पड़े, और आपका क्या सवाल रहेगा हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं ये कहना चाहूँगी, मेरे टाइम पे जब मैंने क्वालिफाई किया था नीट, उस टाइम पे तो मुझे बहुत ही कम आइडिया था ये काउंसलिंग कैसे होती है, कब स्टार्ट होती है, मुझे क्या करना है, मेरी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए। तो आई एम श्योर बहुतों को अभी जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी यही क्वेश्चंस रहते हैं, और कुछ को तो एग्जाम देने तक भी नहीं पता होता है काउंसलिंग है क्या। तो अगर आप एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें, जैसे कि क्या कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे ये ऑल इंडिया कोटा, इसका विंडो क्या रहती है, इसकी कब स्टार्ट होता है, कब अप्लाई करना है, और स्टेट कोटा की कब रहती है, तो अगर आप उसके बारे में हमें थोड़ा हाईलाइट करें। यस श्योरली उस्मा जी। देखो क्या होता है कि काउंसलिंग जब भी चलती है, ये चलती है तो मैन्युअली, मतलब ऐसा नहीं है कि पैरेलली ये चलता है, ये बिल्कुल इस डायमेंशन में चलता है, क्रॉस डायमेंशन में। विंडो है कि उसमें क्या है, एक प्रॉपर वेबसाइट, अगर आप एमसीसी दे देंगे ना गूगल पे, तो जाके वहां खुद को रजिस्टर करें उसका। लेकिन ध्यान में रखें, नीट के रिजल्ट आने के बाद तकरीबन 10 दिन 15 दिन बाद निकलता है पहले किसका, एमसीसी का। एमसीसी का सीधे एमसीसी में गूगल पे दो तो वहां पे ये कर दो, वेबसाइट आ जाएगी प्रॉपर तरीके से, उसमें सीधे आता है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको मतलब बहुत सारा मतलब दिमाग चाहिए उसके लिए। नॉर्मल सी एक साइट आती है, उसमें प्रॉपर खुद को रजिस्टर करो, तो वहां से धीरे धीरे खुद ब खुद पता चल जाएगा फर्दर स्टेप्स क्या है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इर्तिजा जी आपकी ओर रुख करते हैं, आपका क्या सवाल रहेगा? पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और आपका काफ़ी शुक्रिया हमें यहाँ पर बुलाने के लिए। जी तो जैसा कि जब मैंने अपने टाइम पर नीट में मुझे प्रेफरेंस भरनी थी, तो मेरे दिमाग में भी काफ़ी कन्फ्यूजन्स थे कि लाइक मेरी पहली प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, क्या मुझे स्टेट के बाहर जाना चाहिए या मुझे कहीं और डिस्ट्रिक्ट जाना चाहिए कि नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि आप स्टूडेंट्स को थोड़ा बताइए कि उनके लिए क्या बेहतर है, उन्हें अपनी प्रेफरेंसेस कैसे फिल करनी चाहिए ताकि वो उनके लिए कन्वीनियंट रहे। प्रेफरेंसेस देखो, प्रेफरेंस जितने भी मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी चीज़ रहती है लेटेड भी। अगर मान लो एक स्टूडेंट है कश्मीर श्रीनगर का स्टूडेंट, ये तो चाहेगा ही ना कि मुझे जीएमसी में ही हो जाए, या अनंतनाग वाला है वो तो चाहेगा कि मैं घर शाम को आराम से पहुंच जाऊं तो अनंतनाग में ही हो जाए। तो ऐसा प्रेफरेंस देनी है कि आपको लगना चाहिए, या तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं सोचना कि मुझे कॉन्वेंट क्या हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको कॉलेज का रैंकिंग देखनी चाहिए, ठीक है। रैंकिंग के हिसाब से ही आप डाल दो अपनी प्रेफरेंसेस। उसमें ये नहीं है कि देखो काफी सारी अभी फोबिया चल रहा है कि अगर आप चॉइस फिलिंग में कुछ भी नहीं है, जितने भी कॉलेज है ना, आप 200 कॉलेज है, 200 के 200 भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं है उसमें कोई लिमिट है, डाल सकते हो अनलिमिटेड। जो भी 206 कॉलेज है ऑलमोस्ट, वहां पे एमसीसी की बात मैं कर रहा हूँ, सारे कॉलेज डाल सकते हो। मैं एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ। अभी मान लो एम्स है, ठीक है, एम्स दिल्ली वाला, ठीक है। इसी तरह मैंने कुछ कॉलेजेस ऐसे देखे हुए हैं जहां से ना गवर्नमेंट को छोड़ के, वो गवर्नमेंट को कॉलेज को छोड़ते हैं, ऑप्ट नहीं करते हैं, वो प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाते हैं। उसमें भी मतलब वही है कि वो लोग 5-6 लाख रुपए ईयरली फीस देने के लिए रेडी हुआ है। एवं दो यहाँ से 25,000 30,000 देने के लिए वो
वो छोड़ ही देते हैं, लीव करते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि रैंकिंग मैटर करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी ओर रुख करते हैं मुतरिज साहब। जब हम बात करते हैं इस नीट एग्ज़ाम की, हम बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, और स्पेशली जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं और जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है नीट प्रिपरेशन के दौरान? किसी ने सही कहा है दैट ऑल द रोड्स लीड टू रोम। कोई पर्टिकुलर एक ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है कि मैं आपको यहाँ बता दूंगा तो कोई कर लेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हर एक बच्चे के लिए अलग अलग चीज़ उसको सूट कर सकती है। जैसे उमर ने भी कहा कि ये 6 घंटे अगर पढ़ रहा है, किसी को 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा या किसी को 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा। बट एक चीज़ जो ज़रूरी है, आपको चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। लाइक आप 11th में हैं, आपने जब स्टार्ट किया तो आपको ये रखना है कि 1 महीने में मुझे ये फिजिक्स में इतना, बायो में इतना, केमिस्ट्री में इतना हो जाना चाहिए। टारगेट सेट करना है। टारगेट आपको सेट करना है। टारगेट में भी आपको माइक्रो टारगेट्स रखने कि 1 दिन में क्या करना है, 2 दिन में क्या करना है। बिल्कुल। उसके बगैर सोना नहीं है। किसी दिन आप 12 घंटे भी पढ़ सकते हैं, किसी दिन आप 2 घंटे पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर दिन 19 घंटे। पर्सनली जब मैं पढ़ रहा था तो सब लोग मुझे बोलते थे कि 16 घंटे पढ़ना है, तो मैं बहुत डिसहार्टन हो जाता था कि मैं तो कभी कभी 4 घंटे भी नहीं पढ़ रहा हूँ। तो आपको माइक्रो टारगेट सेट करने हैं और इसके बाद आपको कॉन्स्टेंटली चेक करना है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देने हैं। तो यही स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स द एंड आपको रखनी पड़ेगी, तभी आप जाके वो 720 का हॉल रहना पड़ेगा टिल एंड। बिल्कुल सही। आपका क्या सवाल रहेगा हमारे एक्सपर्ट के लिए? मेरा आपसे ये सवाल रहेगा, जैसे आप बोल रहे थे कि प्राइवेट कॉलेजेस भी अच्छे होते हैं गवर्नमेंट के बाद भी, तो कश्मीर में पर्टिकुलरली अगर किसी को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो ही विल नॉट ऑप्ट, वो ऑप्ट नहीं करेगा प्राइवेट के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो जस्ट क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स हैं, जिनने जस्ट क्वालिफाई किया है नीट एंड दे वांट टू परस्यू मेडिकल, उनके लिए कौन से ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां वो जा सकते हैं इंडिया में? बहुत सारे कॉलेज है, ऐसे तो नाम नहीं बता सकता हूँ, बट मैं आपको स्टेट्स बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ वो ऑप्ट कर सकता है खुद के लिए। अगर कोई बच्चा जस्ट क्वालिफाई भी है, लाइक उसके रिलेटेड भी कट ऑफ हो गया 150 2025, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 151 वाले का भी हो सकता है। उसके लिए उसको एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेन्नई एक स्टेट है, चेन्नई में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज है। इसी उसके साथ साथ वेस्ट बंगाल में भी जिसको कोलकाता में भी 2-4 मेडिकल कॉलेज है ऐसे करके। तो ये सारे मुस्लिम माइनॉरिटी, कुछ कॉलेज मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज भी है कुछ स्टेट्स में, जैसे कलकत्ता में भी है, और यहाँ लखनऊ में भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेज है, लखनऊ यूपी जिसको। और साथ साथ में अगर हम बात करते हैं हरियाणा गुड़गांव साइड से, और एक और टॉप मेडिकल कॉलेज है मुस्लिम माइनॉरिटी बच्चों के लिए, वो है जामिया हमदर्द मेडिकल कॉलेज। जब इम्तियाज़ साहब हम बात करते हैं, हम देखते हैं हाल ही में जो कट ऑफ है इन एग्जाम्स का वो काफ़ी हाई जा रहा है। इसका रीज़न क्या है? मेन रीज़न, हाँ, उसमें देखो क्या होता था जब उनके टाइम में, आपने कब किया हुआ है? 2022 में। 22 में एस्पिरेंट्स देखना है, एस्पिरेंट्स कितने थे टोटल उस टाइम पे? एस्पिरेंट्स उस टाइम पे ऑलमोस्ट थे 16 लाख, राइट? तो अभी के टाइम में हर टाइम पे जितने भी मान लो 16 लाख में से कम 8 लाख ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 23 भी अप्लाई किया। फिर आप इस बात से इत्तेफाक रखो। तो उसके बाद यही रीजन है। अब इस बार मतलब मान लो एक तो 16 लाख हो गए, वो नेक्स्ट ईयर और 8 लाख बढ़ गए, तो इस बार ये आ गए थे 26 लाख। इस बार एक्सपेक्टेड है 30 से प्लस जाएगा। तो जितने ज्यादा एस्पिरेंट्स होंगे तो डेफिनेटली कट ऑफ तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। ये तो कॉमन सेंस बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी ओर रुख करते हैं इर्तिजा जी। जब हम बात करते हैं नीट एग्जाम की, तो प्रिपरेशन के दौरान आपने ज्यादा रिलाई किस पे किया, सेल्फ स्टडी पे या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे, और आपकी क्या सजेशन रहेगी हमारे नाजरीन के लिए? मेरे ख्याल से दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं अपनी बात करूं तो आई रिलाइड ऑन बोथ इन माय जर्नी। मैंने पहले स्टार्टिंग में एक 2 ईयर क्लासरूम कोर्स लिया था एक कोचिंग से, बट देन आफ्टर माय 12th बोर्ड्स मैंने कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया। तो आई रिलाइड मेनली ऑन सेल्फ स्टडी ओनली। उससे क्या होता है कि उससे आपको एक सेल्फ अवेयरनेस मिलती है, आपको पता चलता है कि आपके वीक सब्जेक्ट्स कौन से हैं, आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं, और ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आप मेनली जिनके क्वेश्चंस आपको गलत हो रहे हैं। तो
इवन इफ लाइक अगर आपके पास ऑफलाइन कोचिंग भी है, ऑनलाइन कोचिंग भी है, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे तो वो सारा जो है वो ज़ाया ही हो रहा है। तो स्टूडेंट्स को जो है दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है और दोनों ही बैलेंस में लेकर चलनी चाहिए मेरे ख्याल से। आपका क्या सवाल रहेगा हमारे एक्सपर्ट के लिए? मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि लाइक काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नीट में कुछ चंद नंबरात से रह जाते हैं, तो जिन्हें हम बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स कह सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि लाइक आपका क्या उनके लिए सजेशन है, या आप उन्हें क्या ऐसा देना ऑफर कर रहे हैं कि वो उन्हें मेडिकल कॉलेज मिल जाए? लाइक एग्जैक्टली। तो 588 बच्चे के नीट स्कोर था, तो उसका एडमिशन हुआ था उस कॉलेज में जहां फीस था 16 लाख। हाउ मच? 16 लाख। अगर उसको सही से गाइड हुआ होता ना तो इतने ही पॉइंट्स में उसको केरला में एडमिशन होता और जस्ट 7.5 लाख के फीस पे। मैं उन स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं जो जस्ट बॉर्डर रह जाते हैं, गवर्नमेंट को जस्ट मतलब रह ही जाते हैं बॉर्डर लाइन, ठीक है, जिनको मान लेटेड भी अगर कट ऑफ हो जाएगा 580, तो जिसके 579, 575, 550 प्लस जितने भी मार्क्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको चाहिए खुद को रजिस्टर करे। अभी रजिस्ट्रेशन खुल चुकी है, अभी के टाइम रजिस्ट्रेशन ओपन है केरला में, अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो वहां जाके खुद को रजिस्टर करे। उसमें अभी खाली जस्ट मिनी रजिस्ट्रेशन है, 10th की कुछ मार्कशीट चाहिए उनको और सिग्नेचर और फोटोग्राफ चाहिए, और उनको वहां पे एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, वो उनको चाहिए अपने पास रखें। नीट के बाद उनको काम वो आ जाएगा। ये सबसे बेहतर है कि उनको केरला ही ऑप्ट करना पड़ेगा। अगर उनको देखना है कि बजट, अगर यही बजट 7 मान लो, उसमें केरला में उनका बजट जाएगा 40 लाख, राइट, 36 to 40 लाख। तो अगर हम यही बात करते हैं अब्रॉड में भी, अगर बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश में भी जितने भी टॉप मोस्ट कॉलेज हैं उनमें बजट जाता है ऑलमोस्ट यही मतलब मिनिमम बजट 45 से 50 के बीच में। तो मतलब अगर उनको एमबीबीएस करना ही है तो बेहतर है कि आप इंडिया से ही करो, ना कि मतलब बांग्लादेश। इन स्टूडेंट्स की मैं नहीं बता रहा हूं कि नहीं करो बांग्लादेश में, जो बॉर्डर लाइन पे जस्ट मतलब ना रह गए कुछ पॉइंट से गवर्नमेंट, तो उनको चाहिए खुद को रजिस्टर करे केरला में, तो वहां से ऑप्ट करे कॉलेज। काफी अच्छे मेडिकल कॉलेज है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी ओर रुख करते हैं जिबिल साहिबा, आपका क्या सवाल रहेगा? तो ऐसा बहुत सुनने में आता है कि लोग बहुत स्टूडेंट्स डोनेशंस पे कॉलेज जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट इस चीज़ का क्या है? क्या जो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया, क्या उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो डोनेशंस पे स्टूडेंट्स को एडमिशन दें? क्या इसका क्या रहता है सारा सिनेरियो, आप वो हमें बता सकते हैं? हाँ जी मैम, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी कॉलेज, जितने भी मेडिकल कॉलेज है पूरे इंडिया में, चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, खाली 2 ही रास्ते हैं एडमिशन होने के। इधर वो स्टेट काउंसलिंग से बच्चा लिस्ट में आ जाए, या तो ऑल इंडिया लेवल पे के लिस्ट में आ जाए। बाकी कॉलेज को कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो डायरेक्टली एडमिशन ले। अगर कोई भी ऐसा एडमिशन मिलेगा, दैट शुड बी कंसिडर एज इलीगल एडमिशन। तो कोई भी अथॉरिटी नहीं है। और आपको जो आप ये डोनेशन पार्ट है, डोनेशन पार्ट कहीं है ही नहीं। आप इवन सिंगल पेनी कॉलेज वोंट हैव अथॉरिटी टू टेक एज अ डोनेशन और एज अ कैपिटेशन। जी, ये सवाल हम कह सकते हैं काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के जहन में होता है, जो जिबिल साहिबा ने पूछा। बहुत सारे ऐसे बहुत सारा होता है कि मतलब अभी पूरे मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करते हैं, हर स्टेट्स में ये स्कैम्स चलते रहते हैं। अभी आप गूगल में सर्च करो तो एमबीबीएस स्कैम्स इन कर्नाटका, एमबीबीएस स्कैम्स इन बेंगलोर। बिल्कुल सही, और इसीलिए अवेयरनेस लोगों में बढ़ाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी ओर रुख करते हैं मुतर्रिस साहब, जब आपने नीट एग्ज़ाम क्लियर किया, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको भी कुछ प्रॉब्लम आई होगी, कुछ सवालात आपके जहन में तब भी होंगे, तो उनमें से कोई सवाल जो आप अभी इनसे पूछना चाहोगे? जब मेरा नीट क्लियर हुआ था तो पहले तो मैं श्योर था कि सीट तो मिल जाएगी, तो मेरे को एज सच उतना कोई सवाल नहीं था कि मतलब प्राइवेट के लिए जाना पड़ेगा। आई वॉज क्लियर इन माई माइंड कि गवर्नमेंट मिल रहा है तो मैं जा रहा हूँ। बट आई स्टिल रिमेंबर उमर और मैं जब कर रहे थे अपनी काउंसलिंग में, एमसीसी के थ्रू ऐड कर रहे थे, तो हमें एक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट कुछ आ रहा था जब हम फिल कर रहे थे प्रेफरेंस। तो अब अभी तो हमें जरूरत है नहीं, बट काफी ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे जो बोलेंगे कि ये बॉन्ड क्या है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल, देखिए बॉन्ड का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अगर गवर्नमेंट आप पे अगर आप
MBBS करोगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो आपका एक्सपेंसेस क्या आ जाएंगे, मिनिमम 50 से 1 करोड़, है कि नहीं। अगर आपको गवर्नमेंट ये चीज़ें फ्री में सुविधा दे रही है तो डेफिनेटली आपको अपनी जो कंट्री को देना है ना कुछ, ये तो वही बात है, गिव एंड टेक, समझ रहे हो। तो अब ये सीन है कि अपनी गवर्नमेंट भी उस एंगल से सोच रही है, कहीं ये गवर्नमेंट जितने भी टॉपर स्टूडेंट्स हैं ये प्लेब भी USMLE ना करे तो फिर चले जाए कहाँ, US, ऑस्ट्रेलिया, AMC के, ऑस्ट्रेलिया के लिए AMC चले जाएं, क्योंकि मतलब वहाँ पे उनको काफ़ी पैसा मिलता है। तो ये सोच रहे हैं अगर ये वहाँ चले गए तो हमारे यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ देशवासियों को कौन सर्व करेगा। तो उनने एक रखा हुआ है, एक हुक, मतलब ना हुक करके रखा हुआ है कि आप कहीं उधर इधर ना चले जाए। बिल्कुल सही। तो ये एक रीजन है। उसके ये नहीं है खाली आपको 2 साल 3 साल का बॉन्ड, उसमें उन्होंने ये भी एडप्ट किया हुआ कि आपको अगर निकलना है, आपको अगर जाना है, ठीक है दे दीजिए 40 लाख रुपए और चले जाए। 30 लाख किसी का, 10 लाख किसी का, 15 लाख करके ऐसे बॉन्ड है ना, बॉन्ड लिखा हुआ है, तो वो आपको पे करना है, उसके बाद आप जा सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भी कुछ डिस्कस करना था लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे तशरीफ़ लाने के लिए। नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इंशाल्लाह अगले शुमारे में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।